नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में जो बच्चों को डाउट आए थे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो सर प्रेशर है, जो दाब है, वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, वह तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए ना। तो दोस्तों, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र पड़ता है अपन बल बटा क्षेत्रफल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण और बटा क्षेत्रफल। दोस्तों, जिस प्रकार से आयतन के अंदर द्रव्यमान छुपा रहता है, उसी प्रकार से क्षेत्रफल के अंदर भी द्रव्यमान छुपा रहता है। क्योंकि कोई वस्तु है, उसका कुछ द्रव्यमान है, तो उसका ही तो क्षेत्रफल होगा। जैसे मान लो कोई आयताकार वस्तु है, तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा वस्तु का। तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई मिलकर ही तो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और लंबाई चौड़ाई में जो वस्तु के पार्टिकल है उनमें द्रव्यमान है नहीं है, तो ऑलरेडी एरिया के अंदर भी द्रव्यमान छुपा हुआ है। तो जो क्षेत्रफल है वह भी मास पे डिपेंड करता है, और जो फोर्स है वो ऑलरेडी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास से मास कट जाता है, तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म होती है। तो मेरे हिसाब से उस बंदे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यही डाउट आया था एक स्टूडेंट का, बाकी तो सब कुछ ओके था। एक बंदा था जिसने लिख रखा था कि सर सब कुछ क्लियर है, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पढ़ा भी अच्छा रहा हो, लेकिन सर शब्द थोड़े मोटे लिखा करो ताकि अच्छे से दिख पाए। तो उस बंदे से मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो बोर्ड पे सब कुछ सही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मैंने भी क्लास देखी थी बाद में, तो सब कुछ सही दिख रहा है। कोशिश करूँगा आज थोड़े बड़े लिखूँ, ठीक है। हालांकि मैं बड़े लिखता हूँ, लेकिन अगर मार्कर का जो पॉइंट होता है ये छोटा होता है, इससे बड़ा तो क्या लिखे, ठीक है। हालांकि दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपको ओके दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, बाकी तो सब कुछ ओके था, तो अपन आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास की पीडीएफ अपनी ऐप के अंदर डाल चुकी है, तो जिसने नहीं देखी है वही सेशन खत्म होने के बाद उस पीडीएफ को देख लें। पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकलवा के खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। या तो प्रिंट आउट निकलवा लो, निकलवाना चाहते हो, तो नहीं निकलवाना चाहते हो तो पीडीएफ में से देख के नोट्स बना लो, लेकिन आपको खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल अपन ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी, और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों, अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। और आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, वह है स्टेट। क्या है? स्टेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। तो दोस्तों, स्टेट को अपन समझते पहले स्टेट क्या होता है, अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कर्व बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें मैं वाई एक्स पे तो प्रेशर ले रहा हूँ, यानी दाब ले रहा हूँ, और एक्स अक्ष पे मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, यानी आयतन ले रहा हूँ। एक गैस है दोस्तों, एक उष्मा है, हीट है, जो बिंदु 1 पर थी, और बिंदु 1 पर इस गैस के यानी इस हीट की उष्मा के प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर T1 था। कुछ समय बाद इस उष्मा ने गति करी, और जिस पथ के अनुसार उसने गति करी वो पथ ये है, और ये उष्मा नंबर 2 पे पहुंच गई। नंबर 2 पर इसके प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, V2 और टेम्परेचर T2। यानी कोई हीट है, कोई उष्मा है, जो पहले बिंदु 1 पर थी, जहां पर उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ और थी, वो मान लिया अपन ने P1, V1 और T1 मान लिया। कुछ समय बाद उष्मा ट्रांसफर हुई, उष्मा ने मोशन करी, उष्मा ने गति करी, और वह बिंदु 2 पर पहुंच गई। जब उष्मा गति करेगी तो उसकी स्टेट में चेंज होगा, मतलब उसकी कंडीशन में चेंजेस होगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा। अब उसके प्रेशर P2, V2 और T2 हो गए, और इस पथ के अनुसार उष्मा ने गति करी। तो दोस्तों, उष्मा की पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर बिंदु पर जो उष्मा की प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो वह जो प्रारंभिक बिंदु है जहां पर उष्मा की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, वह कहलाती है स्टेट। क्या कहलाती है? स्टेट। यानी स्टेट 1 पर उष्मा के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1 और T1 है। फिर उसके बाद
स्टीम ने जो उष्मा है हीट उसने मोशन करी और बिंदु 2 पर पहुंच गई, यानी स्टेट 2 पर पहुंच गई। स्टेट 2 पर उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P2, V2 और T2 है। यानी स्टेट की परिभाषा क्या होगी? कंडीशन ऑफ सिस्टम, यानी पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर बिंदु पर सिस्टम की या हीट की प्रॉपर्टीज क्या है, वही क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। तो इसे तो बोल दे अपन स्टेट फर्स्ट, इसे क्या बोल देंगे? स्टेट फर्स्ट, और इसे बोल देंगे स्टेट सेकेंड। ठीक है, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है उसे ही क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि सिस्टम की किसी बिंदु पर स्थिति, सिस्टम की किसी बिंदु पर, सिस्टम की किसी बिंदु पर स्थिति स्टेट कहलाती है, स्टेट कहलाती है। या सरल भाषा में इंग्लिश में अपन बात करें तो क्या कहलाएगा? सिस्टम की किसी बिंदु पर स्थिति क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। इंग्लिश में अपन बात करें तो कंडीशन ऑफ सिस्टम, कंडीशन ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो क्या बात होगी इसकी? सिस्टम की किसी बिंदु पर जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। यानी उष्मा की अपन बात करें तो किसी बिंदु पर उष्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? बिंदु 1 है, बिंदु 1 पर उष्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? उसके प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो वह स्टेट फर्स्ट कहलाएगी। बिंदु 2 पर जो उष्मा है, जो हीट है, उसके प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो स्टेट 2 कहलाएगी। तो फाइनली इसके डेफिनेशन क्या होगी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर या किसी पर्टिकुलर बिंदु पर जो उष्मा की या सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से स्टेट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्रम। क्या बोलते हैं? प्रक्रम। प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों जो उष्मा थी वो पहले स्टेट 1 पे थी, कुछ समय बाद उष्मा स्टेट 2 पे आ गई। तो स्टेट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। उष्मा पहले स्टेट 1 पे थी, कुछ समय बाद जो उष्मा है वो स्टेट 2 पे आ गई। यानी स्टेट में कितना चेंजेस हुआ, स्टेट में कितना परिवर्तन हुआ, अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को कहा जाता है प्रोसेस। यानी उष्मा 1 से 2 आई, यानी स्टेट में चेंजेस हुआ 1 से 2, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस। यानी अपन कह सकते हैं कि जो उष्मा का ट्रांसफर हुआ, उष्मा का जो मोशन हुआ, वो प्रोसेस 1 से 2 के अंतर्गत हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? प्रोसेस 1 से 2 के अंतर्गत हुआ। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं अपन? अवस्था में परिवर्तन को प्रोसेस कहा जाता है या प्रक्रम कहा जाता है। लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन, अवस्था में परिवर्तन को प्रक्रम कहा जाता है, प्रक्रम कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। तो स्टेट में जो चेंजेस होगा, हीट जो है वो उष्मा है, वो स्टेट 2 से स्टेट 2 आ रही है, तो स्टेट में चेंजेस हो रहा है, तो उसे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जो प्रोसेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रम्य प्रक्रम। सेकंड होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अप्रतिक्रम्य प्रक्रम। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, और जो प्रोसेस होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस, एक कौन सा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या अंतर है रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में? दोस्तों उष्मा जो है, हीट जो है, वह स्टेट 1 से कहाँ आ रही है? स्टेट 2 पे आ रही है।
यानी प्रारंभिक अवस्था से ऊष्मा का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, अंतिम अवस्था पे हो रहा है। अब दोस्तों कुछ समय बाद यदि ऊष्मा प्रोसेस 2 से वापस कहाँ चली जाए, प्रोसेस स्टेट 2 से कहाँ चली जाए, वापस स्टेट 1 पे चली जाए। कुछ समय बाद ऊष्मा यदि स्टेट 2 से वापस कहाँ चली जाए, स्टेट 1 पे चली जाए और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना डाले, सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो अपन कहेंगे जिस प्रोसेस के दौरान ऊष्मा वापस प्रारंभिक अवस्था में गई है, हीट वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में गई है, वह जो प्रोसेस है वह रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और यदि ऊष्मा अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गई लेकिन उसने सिस्टम और सराउंडिंग पे इफेक्ट डाल दिया, तो फिर वह कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, अप्रतिक्रम्य प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये बात होगी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। यदि जो सिस्टम है या जो हीट है वो उसकी अंतिम अवस्था से वापस प्रारंभिक अवस्था पे पहुंच जाए और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और चेंज इन स्टेट क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट डालो और नोट डाल के अपन लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे यदि कोई गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रसारित होवे तथा कुछ समय पश्चात सिस्टम और सराउंडिंग पर बिना प्रभाव डाले अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाए, तो ऐसे प्रक्रम को रिवर्सिबल प्रोसेस यानी प्रतिक्रम्य प्रक्रम कहा जाता है। यदि क्या लिखेंगे, यदि कोई गैस या ऊष्मा, यदि कोई गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रसारित होवे तथा कुछ समय बाद सिस्टम व सराउंडिंग पर बिना प्रभाव डाले यदि कोई गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रसारित होवे तथा कुछ समय बाद सिस्टम व सराउंडिंग पर बिना प्रभाव डाले अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जावे तो ऐसे प्रक्रम को रिवर्सिबल प्रोसेस यानी प्रतिक्रम्य प्रक्रम कहा जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। और जो दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो वो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि प्रोसेस किसे कहते हैं और प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की स्टेट क्या होता है। तो जो सिस्टम या जो हीट है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे स्टेट कहा जाता है। और चेंज इन स्टेट क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों जो भी हम पढ़ रहे हैं, यदि वो आपको बढ़िया लग रहा हो, समझ में आ रही हो, क्लास से अच्छी लग रही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका फीडबैक ज़रूर दें, तभी बात बनेगी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंच सके, ये अपनी क्लासेस पहुंच सके, ताकि उनके भी काम आ सके। ठीक है, तो कर भला तो हो भला। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे बात करते हैं। अब दोस्तों एक तरफ तो लिख लो पॉइंट फंक्शन, अगला टॉपिक अपना, एक तरफ तो लिख दो पॉइंट फंक्शन
जिसे हिंदी में बोला जाता है बिंदु फलन, बिंदु फलन। और एक तरफ लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे, फात फंक्शन, फात फंक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है फत फलन, फत फलन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल दे देगा कोई सा भी और पूछ लेगा ये पॉइंट फंक्शन है या फात फंक्शन है, बिंदु फलन है या फत फलन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इधर अपन बात करें तो सभी प्रॉपर्टीज जो होती है, सभी प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज अपने पढ़ी है, चाहे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो, सभी प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होते हैं, यानी बिंदु फलन होती है। सभी प्रॉपर्टीज बिंदु फलन होती है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, एरिया, जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब कौन सी है, पॉइंट फंक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इधर बात करें तो वर्क ट्रांसफर, यहाँ स्टार लगा के लिख लो तुम तो पॉइंट की जगह। ठीक है, स्टार लगा के, सभी प्रॉपर्टीज बिंदु फलन होती है। और वर्क एंड हीट, या बात करें वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, ये भी क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होते हैं, यानी पथ फलन होते हैं। या तो हिंदी में बोले तो कार्य और ऊष्मा, कार्य और ऊष्मा, और इसका कार्य स्थानांतरण, कार्य स्थानांतरण एंड ऊष्मा स्थानांतरण, ये क्या होता है दोस्तों, पाथ फंक्शन होता है, पथ फलन होता है। तो डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पॉइंट फंक्शन पे और पाथ फंक्शन पे। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कह देगा कि जो तापमान है वो कौन सा फलन है, तो जो तापमान होता है वो कौन सा फलन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, बिंदु फलन होता है। पूछ लेगा जो ऊष्मा है कौन सा फलन है, तो ऊष्मा कौन सा है, पथ फलन है, पाथ फंक्शन है। तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी, चाहे वो प्रॉपर्टीज मात्रा सापेक्ष गुणधर्म हो चाहे वो प्रॉपर्टीज मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म हो, सभी प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन कहलाती हैं। और वर्क या वर्क ट्रांसफर, हीट या हीट ट्रांसफर क्या कहलाता है, पाथ फंक्शन कहलाता है। यानी ये तो बिंदु पर डिपेंड करती है, जो पॉइंट फंक्शन होता है वो तो बिंदु पर निर्भर करता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर निर्भर करता है। और जो पाथ फंक्शन होते हैं, नाम से पता चल रहा है फत फलन, यानी ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा कर्व होता है, जो पूरा फत होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी निकलता है, उसे अपन समझते हैं क्या निकलता है। दोस्तों ये पीवी डायग्राम है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम यानी आयतन। ये गैस बिंदु 1 से बिंदु 2 पर जा रही है, यानी स्टेट 1 से कहाँ जा रही है, स्टेट 2 पे जा रही है गैस। ठीक है, इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1, इसका टेम्परेचर T1, यहाँ पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। तो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो पॉइंट फंक्शन कहलाएंगे। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस बिंदु 1 से इस y एक्स पे लंब डाला, इस x अक्ष पे लंब डाला, इस बिंदु से मैंने x अक्ष पे लंब डाला, यानी वॉल्यूम एक्सेस पे, यानी जो आयतन एक्सेस है, x एक्सेस है, उस पे मैंने लंब डाला। और इस वाले बिंदु से भी मैंने लंब डाला। तो वॉल्यूम अक्ष के साथ इस कर्व ने जो क्षेत्रफल बनाया, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, जो कर्व है, जो वक्र है, जिस वक्र पर ऊष्मा ने गति करी है, उस वक्र का वॉल्यूम अक्ष के साथ, यानी आयतन अक्ष के साथ, यानी एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल बनाया जाता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो क्षेत्र बनाया जाता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी पीवी कर्वों में जो ऊष्मा के साथ वॉल्यूम अक्ष के साथ ऊष्मा के द्वारा वॉल्यूम अक्ष के साथ जो क्षेत्र बनाया जाता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है,
वर्क को प्रदर्शित करता है, कार्य को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकलता है कि जो भी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है उसमें जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वह गति करते समय जिस वक्र को फॉलो करती है, जिस कर्व को फॉलो करती है, उस वक्र के द्वारा वॉल्यूम अक्ष के साथ, आयतन अक्ष के साथ, यानी एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्र बनाया जाता है, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? वर्क को प्रदर्शित करता है। यहाँ से डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पीवी कर्व का जो क्षेत्रफल होता है वॉल्यूम अक्ष के साथ, वह किसको प्रदर्शित करता है? तो वह कार्य को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कार्य को प्रदर्शित करता है। तो डायग्राम आप बना सकते हो। फिर अपन लिख लेंगे कि पीवी वक्र में वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वह कार्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ लिख लेंगे पीवी वक्र में वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। जो वक्र बनाया गया, ये किस्मा के कोष्टक में लिख लेते हैं, ऊष्मा द्वारा बनाए गए वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है। तो पीवी कर्व में ऊष्मा का जो पथ है उसके द्वारा वॉल्यूम अक्ष के साथ जो क्षेत्र बनाया जाएगा, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा? कार्य को प्रदर्शित करेगा, वर्क को प्रदर्शित करेगा। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, इसे आप देख लो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है। और जो ये वर्क को प्रदर्शित करेगा ये क्लोज सिस्टम वर्क कहलाएगा। कौन सा वर्क कहलाएगा? क्लोज सिस्टम वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क। याद रखना, बंद तंत्र कार्य। क्या कहलाएगा ये? बंद तंत्र कार्य। इसके अलावा एक ओपन सिस्टम वर्क भी होता है, उस ओपन सिस्टम वर्क को अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे और अगले टॉपिक के साथ अपन डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों पहले अपन चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। चैप्टर को क्या, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेता है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन करेंगे। ठीक है, जम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो भी पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनकी। ठीक है, चाहे वो राजस्थान जेईएन की भर्ती के हो, या अदर स्टेट की जेईएन की भर्ती के हो, या एसएससी जेईएन के हो, या रेलवे जेईएन के हो, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन इस सब्जेक्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में टॉपिक से बनता है ये मैं आपको बताते रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, फिर अपन जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगले टॉपिक की अपन बात करें तो अगला टॉपिक है ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, उसे समझते हैं। दोस्तों मेरे पास दो पिंड है, एक पिंड है ए, एक पिंड है बी। इन दोनों पिंडों का टेम्परेचर आपस में बराबर है, यानी जो टेम्परेचर है ए का वो बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के, यानी इन दोनों पिंडों का ताप आपस में बराबर है, तापमान आपस में बराबर है। और जब इन दोनों पिंडों का तापमान आपस में बराबर होगा तो अपन कह सकते हैं तापीय साम्यावस्था है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई दो पिंड आपस में तापीय साम्यावस्था में होते हैं तो उनके टेम्परेचर आपस में बराबर होते हैं। तो टेम्परेचर आपस में बराबर है तो अपन कह सकते हैं कि जो पिंड ए है वो पिंड बी के साथ क्या है, तापीय साम्यावस्था में। इसी प्रकार दोस्तों जो पिंड सी है वह पिंड बी के साथ तापीय साम्यावस्था में, यानी बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर भी आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने बोला कि यदि दो पिंड ए व बी तापीय साम्यावस्था में हो, अर्थात उन दोनों पिंडों का तापमान आपस में बराबर हो, तथा अगले दो पिंड बी व सी भी तापीय साम्यावस्था में हो,
यानी पिंड बी और सी का भी तापमान आपस में बराबर हो, तो बिंदु ए यानी पिंड ए और पिंड सी, पिंड ए और पिंड सी इन दोनों का तापमान भी आपस में बराबर होगा। यानी ये दोनों पिंड भी आपस में किस में होंगे, तापीय साम्यावस्था में होंगे। यही क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने पागल बना दिया, ये कोई कहने की बात है क्या? इन दोनों पिंडों का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा और इन दोनों पिंडों का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का टेम्परेचर तो आपस में बराबर होगा ही होगा। इसमें वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है तो मानना पड़ेगा, वे तो वैसे बराबर होंगे, वो नहीं कहते तब भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सी जगह बेवकूफ़ बनाया, तो बने, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, तो होता है सही, लेकिन लेके हो तो अपना नाम, ठीक है। वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक है, अपन भी ऐसा काम करेंगे तो अपन भी वैज्ञानिक बनेंगे। तो भैया कोई भी दो पिंड यदि तापीय साम्यावस्था में हो, अगले दो पिंड भी तापीय साम्यावस्था में, तो पहला और तीसरा पिंड भी किसमें होगा, तापीय साम्यावस्था में होगा। यही क्या है, उष्मागति का शून्य अंक नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन परिभाषा, इसके डेफिनेशन लिख लेना, ये डायग्राम आप बना लेना। ये दोनों तापीय साम्यावस्था में, ये दोनों भी तापीय साम्यावस्था में हैं, तो ये दोनों भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, यदि दो पिंड ए व बी आपस में, यदि दो पिंड ए व बी आपस में तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में हो, अर्थात TA बराबर TB, तथा पिंड B व CB तापीय साम्यावस्था में हो, तापीय साम्यावस्था में हो, तापीय साम्यावस्था में हो, तो पिंड A व C भी तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में होंगे, वो भी किसमें होंगे, तापीय साम्यावस्था में होंगे। अर्थात अपन कह सकते हैं TA बराबर TB बराबर TC, तीनों तापमान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह नियम आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपन अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और अगला जो टॉपिक है वह है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल अगला टॉपिक अपना गिब्स फेज रूल, जिसे हिंदी में बोलेंगे गिब्स अवस्था नियम। गिब्स अवस्था नियम, गिब्स अवस्था नियम, ठीक है दोस्तों। गिब्स फेज रूल क्या होता है, गिब्स फेज रूल में एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, वो हमें ध्यान रखना है, और उसी फॉर्मूले की इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है, या उस फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो गिब्स फेज रूल क्या है, गिब्स फेज रूल है P + F बराबर C + 2। ये एक इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, जो इक्वेशन है, ये गिब्स फेज रूल को प्रदर्शित करती है। इसकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, बस ये इक्वेशन अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। P + F बराबर C + 2, जहाँ पे जो P है वो नंबर ऑफ फेज है, क्या है, नंबर ऑफ फेज। फेज यानी अवस्था, जैसे द्रव ठोस गैस अवस्था होती है, वैसे नंबर ऑफ फेज यानी अवस्था की संख्या, अवस्था की संख्या। जो F है वह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है बच्चों। और जो C है वह है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है बच्चा। तो अपन को इक्वेशन याद रखनी है जो कि गिब्स फेज रूल को प्रदर्शित करती है। P + F बराबर C + 2, जहाँ पे जो P है वो नंबर ऑफ फेज है, F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, यानी P अवस्था की संख्या है, F स्वतंत्रता की कोटि है, और C अवयवों की संख्या है। अब दोस्तों इस इक्वेशन को याद करने की एक ट्रिक है, आप पेपर में भूल सकते हो कि यार C पहले आता था या बाद में आता था,
एफ पहले आता था या बाद में आता था, इधर उधर हो सकता है ये, जब एग्जाम देने जाओ कंपटीशन एग्जाम। तो इसको कैसे याद रखोगे, पी का मतलब रख लो फेज, पी का मतलब फेज, एफ का मतलब पागल मान लो, क्या मान लो, पागल। तो फेज पागल हो गई तो उसके 2 चाटे मार दो, चाटे का मतलब सी, तो जिधर 2 आएगा उधर सी आएगा, 2 चाटे, तो जिधर 2 आएगा उधर सी आएगा, और जिधर कुछ नहीं आएगा उधर पी प्लस एफ आएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको याद रख लेते हैं कि फेज पागल हो गई तो उसके 2 चाटे मार दो, 2 चाटे मार दो। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा अपन इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं, P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। मेरे हिसाब से इस ट्रिक के बाद तुम ये फॉर्मूला नहीं भूल पाओगे, कंफ्यूजन ना होगे कि C किधर आएगा। ठीक है, तो बात हो गया गिब्स फेज रूल की। सबसे पहले मैंने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि यदि इन दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर है, तापीय साम्य उष्णता में, इन दोनों का भी टेम्परेचर आपस में बराबर है, तापीय साम्य उष्णता में, तो पिंड ए और सी का भी तापमान आपस में बराबर होगा, और ये दोनों भी किसमें होंगे, तापीय साम्य उष्णता में होंगे। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात की गिब्स फेज रूल की। गिब्स फेज रूल में अपन को एक इक्वेशन याद रखनी है, P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। कैसे याद रखेंगे, फेज पागल होगी तो उसके 2 चाटे मार दो। P क्या है, नंबर ऑफ फेज है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। हिंदी में फेज को अवस्था बोला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्वतंत्रता की कोटि बोला जाता है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को अवयवों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मामला क्लियर होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चले आगे। तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन गिब्स फेज रूल के ऊपर, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बीच बीच में भैया हॉर्न भी बजते रहते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। मेन रोड पे अपना एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ से क्लासेस चल रही है मेन रोड पे है, तो बीच में ट्रैफिक निकलते रहते हैं, तो उसका तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन इतना सा तो अपन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आगे से ये भी नहीं आए, अपन रूम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो दिक्कत की आ नहीं रहे अपन को वैसे। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जो O2 है, O2 बोले तो ऑक्सीजन, जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो, ज्ञात करो। कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑक्सीजन है, O2 है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होगा, ये आप बताओ। तो दोस्तों जब भी स्वतंत्रता की कोटि का क्वेश्चन आ जाए तो अपन को गिब्स बाबा को याद करना है, गिब्स फेज रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं P प्लस एफ बराबर C प्लस 2 अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, जानते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है, गैसीय अवस्था है, ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो यहाँ पे P का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर P का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P क्या होती है, फेज, फेज यानी अवस्था। तो यहाँ ऑक्सीजन के अलावा कुछ नजर आ रहा है क्या अपन को, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ही नजर आ रही है, और ऑक्सीजन गैस है, तो अवस्था 1 है केवल। यहाँ ना तो ठोस है ना द्रव है, तो केवल गैस है, तो P का मान कितना हो गया, 1। C यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने अवयव यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, ये मत समझना। O2 है, O2 है, तो C का मान 2 हो जाएगा। O2 को मिलाकर ही हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कोई दूसरी गैसें नहीं है, या ना कोई और कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे C का मान भी 1 होगा। C का मान भी क्या होगा, 1। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, O2 देखते हैं तो C का मान 2 कर देते हैं, C का मान 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 मिलकर ही ऑक्सीजन कहलाता है, सिंगल O ऑक्सीजन नहीं कहलाता। तो P का मान भी 1
और सी का मान भी 1, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो एफ का मान आ जाएगा। पी की जगह 1 पुट कर दिया, एफ की जगह 1 और सी की जगह भी 1 पुट कर दिया, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर इस 1 से 1 कट जाएगा तो एफ बराबर 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएगी, 2। बराबर की इधर उधर वाले कट सकते हैं, ये तो पता होगा जब आपने डिप्लोमा कर लिया तो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है O2 प्लस N2, O2 प्लस N2 मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करो, यानी स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो, मैं एफ का मान ज्ञात करो, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैं एफ का मान ज्ञात करो, एफ बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों यहाँ पर पी कितना है, फेस कितना है, पी का मान यहाँ पर भी एक ही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन और N2 का मतलब नाइट्रोजन, लेकिन है तो दोनों गैस हैं, गैसों के अलावा ना ठोस है ना द्रव है, तो पी का मान कितना आएगा, 1। यहाँ पे दोस्तों सी का मान 2 हो जाएगा। सी का मान 2 क्यों हुआ, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, तो 2 प्रकार की गैसें यहाँ पर है, वहाँ पे केवल ऑक्सीजन ही थी, तो सी का मान 1। यहाँ 2 प्रकार की गैसें हैं तो सी का मान 2। ये दोनों मान कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पी की जगह 1 प्लस एफ बराबर सी की जगह कितना पुट कर देंगे, सी की जगह 2 पुट कर देंगे प्लस 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर एफ का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ तो 1 प्लस 2 प्लस 2 आएगा ना यार, सॉरी भाई, यहाँ पे पी की जगह अपन ने 1 पुट कर दिया, एफ की जगह एफ, सी की जगह 2 पुट कर दिया, और फिर पीछे 2 आता है, 2 प्लस 2 आएगा, 2 प्लस 2 आएगा तो एफ बराबर आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ एफ का मान 3 आ जाएगा। एक O2 प्लस N2 यानी एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, तो है तो गैसें, तो पी का मान तो 1, लेकिन गैसें 2 प्रकार की है, तो सी का मान 2, फॉर्मूले में पुट किया, पी की जगह 1 पुट किया, एफ की जगह एफ, सी की जगह 2 पुट किया, और पीछे 2 तो आता ही है, 2 और 2 4, 4 में से 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने का एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे JN में आ चुके हैं भैया बहुत सी बार, ठीक है, जो अपन कर रहे हैं। तो देखना आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है H2O प्लस वेपर यानी वाष्प, H2O जल प्लस वाष्प प्लस आइस यानी बर्फ, H2O जल, वेपर वाष्प और आइस बर्फ, ये जल है। मैं F का मान ज्ञात करो, मैं F का मान ज्ञात करो, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो। क्या क्या हमारे पास, H2O जो कि जल है, वेपर जो वाष्प है यानी भाप है, पानी को गर्म करने पे जो भाप बनती है, और आइस यानी बर्फ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ सी का मान कितना है, पहले तो पी की बात करते हैं, पी का मान कितना है, पी यानी फेस, तो यहाँ पे जल द्रव अवस्था में रहता है, भाप गैस अवस्था में रहती है, वाष्प बर्फ ठोस अवस्था में रहता है। तो यहाँ ठोसी अवस्था भी है, द्रवीय अवस्था भी और गैसीय अवस्था भी है, यानी फेस का मान 3 होगा। फेस का मान कितना होगा, 3। अब दोस्तों यहाँ पे सी का मान भी 3 मत कर देना, क्योंकि एक तो जल है, एक बर्फ है, एक वाष्प है, तो सी का मान भी 3 कर दे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे सी का मान 1 होगा। सी का मान 1 क्यों होगा, क्योंकि जो पानी है, पानी गर्म होकर वाष्प बनती है और पानी ही ठंडा होकर बर्फ बनता है, तो पानी के ही अलग अलग रूप हैं। पानी के क्या है, अलग अलग रूप है। जिस प्रकार से हम कभी स्वेटर पहन के शादी में चल गए तो अलग इंसान थोड़ी हो जाएंगे, कभी चड्डी बनियान में शादी में भग गए तो अलग इंसान थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है, इंसान तो वही रहेंगे। तो इसी प्रकार पानी है वो बर्फ बन जाएगा, तो पानी का ही तो बर्फ बना, और भाप बनी तब भी पानी की बनी। तो एक ही अवस्था के अलग अलग रूप हैं, उसी प्रकार अपने भी अलग अलग रूप हो सकते हैं अलग अलग जगह। तो इंसान तो एक ही कहलाएगा। तो यहाँ पे सी का मान कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ये मान फॉर्मूले में पुट कर देंगे,
तो P फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। P की जगह 3 पुट कर दिया, F की जगह F, C की जगह 1 प्लस 2। तो F बराबर ये 2 और 1 3, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 3, तो F बराबर क्या जाएगा 0। यानी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गिब्स फेज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गिब्स फेज रूल से एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो मेरे हिसाब से गिब्स फेज रूल और गिब्स फेज रूल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दो, मामला सब ओके ना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर दो भैया, तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो ठीक है मामला, बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो ठीक है भैया, आगे अपन चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं। अगला टॉपिक अपना डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन विस्थापित कार्य। क्या बोलेंगे, विस्थापित कार्य। अब इधर देखो बच्चों, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन गति करता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी प्रत्यागामी गति करता है। यह आपने पोलोटेक्निक में आईसी इंजन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, यानी पोलोटेक्निक में आईसी इंजन अलग से चलता नहीं है सब्जेक्ट, बीटेक में अलग से सब्जेक्ट चलता है पूरा आईसी इंजन। पोलोटेक्निक में तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आप आईसी इंजन पढ़ते हो। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन कौन सी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। दोस्तों ये सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर दी, तो गैस क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी किस पर, इस पिस्टन पर। तो गैस जो सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, ये गैस इस पिस्टन पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाएगी यानी इस पर बल लगेगा। बल लगने के कारण ये पिस्टन कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएगा। कुछ समय बाद पिस्टन कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया। पिस्टन गति कर ली इस प्रेशर के कारण, इस दाबी बल के कारण, और पिस्टन का जो विस्थापन हुआ वो मैं मान लेता हूँ dx। ये मान लेता हूँ कि पिस्टन में थोड़ा सा विस्थापन हुआ, इसलिए मैंने इसे dx माना। जब भी थोड़ा सा, हल्का सा, छोटा सा विस्थापन होता है तो उसके आगे d लगाते थे। विस्थापन को अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके आगे d लग गया, स्मॉल d लग गया, तो जिसके भी आगे स्मॉल d लग जाता है उसका मतलब होता है छोटा सा। तो विस्थापन के आगे d लग गया तो हल्का सा क्या हुआ है, विस्थापन। जब हल्का सा विस्थापन होगा तो कार्य भी हल्का सा होगा, कार्य भी क्या होगा, हल्का सा। ठीक है, तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, आपने पढ़ा है पॉलोटेक्निक के अंदर, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन के कारण जो कार्य उत्पन्न होगा, विस्थापन के कारण जो कार्य उत्पन्न होगा उसी को क्या कहा जाता है, विस्थापित वर्क कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, विस्थापित वर्क कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। इस पर बल लग रहा है मान लो F, क्या लग रहा है F, विस्थापन कितना हो रहा है dx। कार्य भी छोटा सा होगा तो कार्य के आगे भी d लगा दूंगा। कार्य को अपन W से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन छोटा सा है तो कार्य भी छोटा सा होगा, इसलिए मैंने W के आगे d लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ से बल बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया।
इस एक एरिया को, इस क्षेत्रफल को मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। दाब इंटू क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं एफ की जगह इस सूत्र के अनुसार P इंटू ए लिख सकता हूँ, इंटू डी एक्स, और इधर डी डब्ल्यू। अब दोस्तों A इंटू डी एक्स, क्षेत्रफल को अगर अपन विस्थापन से गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि क्षेत्रफल को आप विस्थापन से गुणा कर दोगे तो ये आयतन में परिवर्तन के बराबर आता है, यानी क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। क्योंकि ये क्षेत्रफल और इसको विस्थापन से गुणा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो क्षेत्रफल को अगर विस्थापन से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, आयतन। विस्थापन थोड़ा सा हो रहा है तो आयतन भी थोड़ा सा आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, P इंटू डी वी, इधर डी डब्ल्यू। अब दोस्तों पॉलिटेक्निक में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी थोड़ी सी चीज हो और अपन को पूरी चीज निकालनी हो, यानी विस्थापन थोड़ा सा हो रहा है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा, लेकिन इस पिस्टन की गति में ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आया तो कुल कार्य कितना हुआ, तो कुल कार्य निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। किसी भी क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अपन समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे, और इधर भी पी डी वी का क्या कर देंगे, समाकलन। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाता है, और इधर पी डी वी रहने दो, इधर क्या रहने दो, समाकलन पी डी वी। और इस फॉर्मूले को ही समाकलन का चिन्ह और डी वी, पी डी वी, इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी विस्थापित कार्य। क्या कहा जाता है इसे, डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी विस्थापित कार्य। आया कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया। हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन थोड़ी करने अपन को, लेकिन कुछ चीज़ों के अपन डेरिवेशन भी करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीवी क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क आ जाएगा। इसको दोस्तों अपन क्लोज सिस्टम वर्क भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क। क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क। याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है उसे अपन क्लोज सिस्टम वर्क भी बोलते हैं, और जो पीवी कर्व में जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है वो भी क्लोज सिस्टम वर्क का ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वर्क आपको समझ में आ गया होगा, क्या उसका फॉर्मूला होता है और कैसे वो फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चले आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वह है पीडीवी वर्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। समाकलन पीडीवी वर्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए अपन पीडीवी वर्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम के लिए पीडीवी कार्य, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्क, ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, यानी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, यानी स्थिर दाबीय प्रक्रम के लिए। इसके लिए स्थिर दाबीय प्रक्रम के लिए, स्थिर दाबीय प्रक्रम के लिए
तो सबसे पहले पीडीवी वर्क बनाते हैं, वो कर्व बनाते हैं, पीडीवी कर्व। तो दोस्तों ये पी प्रेशर पी वाई एक्स पे, एक्स अक्ष पे वॉल्यूम लिया, गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक इस प्रकार जा रही है। ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, यहाँ पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, यहाँ पे प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2। दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन के अनुसार गैस जा रही है, एक सीधी रेखा के अनुसार गैस गति कर रही है, उष्मा गति कर रही है। तो सीधी रेखा के अनुसार गति कर रही है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर का मान चेंज हो रहा है क्या, ये बिंदु है, इस बिंदु पे यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु पर जो प्रेशर है वो क्या है, P2 है। तो P1 और P2 का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। P1 और P2 का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक प्रेशर P1 का मान यहाँ से यहाँ तक के बराबर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर P2 का मान भी इसी के बराबर आ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, नियत रहेगा, तो उसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, जब प्रेशर P1 और P2 आपस में बराबर है तो पीडीवी वर्क यानी डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा, W बराबर पढ़ा समाकलन P डॉट डी। तो W इस P कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, दाब का मान चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, इस दाब को मैं बाहर ले लूँगा। समाकलन करते समय हम जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसे बाहर ले लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में पॉलिटेक्निक के अंदर आपने पढ़ा, जो भी कांस्टेंट होता है वो समाकलन के बाहर ले लेते हैं। P कांस्टेंट है, P को मैंने समाकलन के बाहर ले लिया और समाकलन कर देंगे किसका, dV का। और आयतन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आयतन V1 से V2 तक जा रहा है, तो लिमिट लग जाएगी V1 से V2। तो P इधर W, dV का समाकलन V होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, और लिमिट V1 से V2। तो W बराबर P, पहले ऊपरी वाली सीमा रखते हैं, फिर माइनस लगा के निम्न सीमा। तो पहले V की जगह V2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर V की जगह क्या रखेंगे, V1। तो P इंटू V2 माइनस V1, ये कार्य का सूत्र आ गया। ये कार्य का सूत्र कब आया, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, यानी दाब कौन सा हो, प्रक्रम कौन सा हो, स्थिर दाबीय प्रक्रम हो। यानी जब प्रेशर का मान कांस्टेंट हो, दाब का मान नियत हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क होता है उसका सूत्र आता है W बराबर P इंटू V2 माइनस V1। जहाँ पे P का मान, दाब का मान कांस्टेंट रहता है, ये P1 के बराबर भी हो सकता है या P2 के बराबर भी हो सकता है, और V2 अंतिम आयतन, तो V1 क्या है, प्रारंभिक आयतन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। इसका एक मेथड और होता है, उसे भी मैं समझा देता हूँ। ये तो मेथड फर्स्ट मान लो, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड, इधर देखो, अभी हमने पढ़ा कि पीवी वर्क का जो क्षेत्रफल होता है वह कार्य को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से मैंने इस पर लंब डाला वॉल्यूम अक्ष पे, आयतन वाली अक्ष पे, यहाँ से भी मैंने लंब डाला। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का मान V1 के बराबर कहलाएगा, ये अपन जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मान V2 के बराबर कहलाएगा, ये अपन पहले पढ़ चुके मैथमेटिक्स में। ये पहला बिंदु है, तो यहाँ पे आयतन क्या था, V1, तो यहाँ से यहाँ तक का आयतन V1 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का आयतन क्या कहलाएगा, V2। V2 में से V1 घटा देंगे तो ये वाला आयतन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, V2 माइनस V1 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस वाली भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया, इस वाली भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया V2 माइनस V1। यह लंबाई होगी और ये वाली चौड़ाई होगी, ये वाली चौड़ाई होगी, और ये वाली चौड़ाई किसके बराबर है, या तो P1 के बराबर है या P2 के बराबर है, दाब के बराबर है। तो चौड़ाई तो P1 और लंबाई V2 माइनस V1, तो ये एक आयत बन रहा है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी होगी, V2 माइनस V1, और चौड़ाई कितनी होगी, या तो P1 या P2। तो यही किया जाएगा कार्य का सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल से। तो एक तरीका तो ये भी है कि सूत्र कैसे आया, और एक तरीका ये भी है कि इस कर्व का क्षेत्रफल, ये जो कर्व बना, ये कर्व,
इस कर्व का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पीडीवी वर्ग कहलाएगा। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, स्थिर दाबीय प्रक्रम पर। तो दोनों मैंने मेथड आपको समझा दिया। हालांकि अपने कंपटीशन एग्जाम में ये किसी काम के नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन कंसेप्ट अपन को आना चाहिए, ठीक है। और वैसे एसएससी जेईई का जो सेकंड पेपर होता है वो तो सब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ तो डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे। लेकिन कुछ डेरिवेशन तो अपन को पढ़ने भी चाहिए ताकि कंसेप्ट अपने क्लियर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है, वो कब, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, स्थिर दाबीय प्रक्रम के लिए कार्य का सूत्र। ये फॉर्मूले अपन को याद करने पड़ेंगे भैया। अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और पेपर कंपटीशन एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो जो भी फॉर्मूले अपन सारे सब्जेक्टों में पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो। आप एक रजिस्टर बना लेना जिसमें हर सब्जेक्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले लिख लिया करो, ताकि कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करें और एग्जाम अपन देने जाएं तो वो रजिस्टर का एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे शॉर्ट नोट्स ही पढ़ पाओगे अंतिम दिनों में, ठीक है। जब पेपर के 3-4 दिन रह जाएंगे तब वो शॉर्ट नोट्स से आपके काम आएंगे। तो एक रजिस्टर बना लेना पड़ेगा अलग से। एक तो हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाओगे, सही, एक बड़ा सा रजिस्टर ले आओगे, इसमें नोट्स बनाते चलोगे। लेकिन सारे सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट में जितने भी फॉर्मूले आएंगे तो उसके फॉर्मूले का एक रजिस्टर अलग से जरूर बनाना, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना जरूरी है। अगर दोस्तों टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अपन कितना ही पढ़ें, लेकिन जहाँ तक अपन रिवीजन नहीं करेंगे वहाँ तक चीज़ें अपन को याद नहीं रहेगी। क्योंकि अपन देवता नहीं है, अपन ने अमृत नहीं पर कर रखा कि एक बार चीज़ें पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने अमृत का सेवन नहीं कर रखा, अपन इंसान है और अपन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रजिस्टरों के रिवीजन करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो घर पे आप प्रैक्टिस जम के करें, फुल टाइम है आपके पास। अपने 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है, 1.5 घंटे के आसपास, कभी कभार अभी टाइम बढ़ेगा भी, सही 2 घंटे की भी होगी। तो 2 घंटे तो आपको इस क्लास को पढ़ना ही है, 1-2 बार देखना है क्लास को। किसी को एक बार में समझ नहीं है तो बार बार क्लास को देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासों में ये बेनिफिट रहता है। ऑफलाइन क्लास तो एक बार होने के बाद टीचर खत्म है, टीचर खत्म नहीं है, वो क्लास खत्म है, वो क्लास दोबारा नहीं आती। लेकिन यहाँ तक तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा वहाँ तक 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा ऐप के अंदर। तो 1 साल तक तुम क्लासों को कितनी बार देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से भी इसमें हर सब्जेक्ट का रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, सेकंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी स्थिर आयतन प्रक्रम। हिंदी में बोले तो स्थिर आयतन प्रक्रम, स्थिर आयतन प्रक्रम। अब दोस्तों पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यह प्रेशर P वाई एक्स पे, वॉल्यूम V एक्स अक्ष पे। अब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधा। पहले लाइन ऐसे जा रही थी, अब लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये गैस जो है वो स्टेट 1 से कहाँ जा रही है, स्टेट 2 तक जा रही है, स्टेट 2 तक जा रही है। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। दोस्तों यहाँ मैंने एक लाइन डाली, तो ये V1 का मान भी यही है और यही मान किसका है, V2 का भी यही है। यानी पहले तो प्रेशर एक समान था, पहले तो P1 बराबर P2 था इसके पहले वाले में,
लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में दोस्तों V1 किसके बराबर है, V2 के बराबर है। V1 किसके बराबर आ रहा है, V2 के बराबर आ रहा है। इसके पहले वाले में P1 P2 के बराबर आ रहा था, तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, तो P1 P2 के बराबर आ रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट है, तो V1 किसके बराबर आ रहा है, V2 के बराबर आ रहा है। अब दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, कार्य बराबर पढ़ा प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 पढ़ा, कार्य बराबर सूत्र पढ़ा P इंटू V2 माइनस V1। अब दोस्तों यहाँ पे V1 और V2 आपस में बराबर हैं, तो मैं P V2 की जगह V1 लिख सकता हूँ, तो V2 की जगह V1 लिख दिया और V1 की जगह V1 ही रहने दिया, तो V1 में से V1 जाएगा तो 0 और 0 को P से गुणा करेंगे तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किया गया कार्य क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्थिर आयतन प्रक्रम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जब गैस मोशन करती है, हीट का ट्रांसफर होता है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, यानी कार्य का मान शून्य होता है। दोस्तों यहाँ से मैंने लंब डाला वाई एक्स वॉल्यूम अक्ष पे, तो यहाँ पे कोई क्षेत्र बन रहा है क्या, बस एक लाइन है और एक लाइन का क्षेत्रफल संभव है क्या, एक लाइन का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता, यानी क्षेत्रफल 0 है, क्षेत्रफल 0 है तो कार्य का मान क्या है, 0। यानी दोनों मेथड से, क्षेत्रफल के मान से भी और सूत्र के मान से भी कार्य का मान क्या है, 0 आ रहा है। तो स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, एक तो कि स्थिर दाबीय प्रक्रम जो होता है उसमें कार्य का सूत्र क्या होता है, तो वहां पे तो सूत्र हो जाएगा W बराबर P इंटू V2 माइनस V1। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, स्थिर आयतन प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो जिस भी ऑप्शन में शून्य लिखा रहेगा, 0 लिखा रहेगा, उसी ऑप्शन को अपन टिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान जो वर्क होता है, ओपन सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम वर्क जो होता है, जिसे अपन डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क भी कहते हैं, इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में। और अगला जो प्रोसेस है दोस्तों वह है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यानी प्रोसेस नंबर 3, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसे हिंदी में स्थिर तापीय प्रक्रम कहा जाता है। स्थिर तापीय प्रक्रम। और दोस्तों जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है जिसे हिंदी में स्थिर तापीय प्रक्रम कहा जाता है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है या आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस को दोस्तों हिंदी में बोलता है समतापीय प्रक्रम। क्या बोलता है, समतापीय प्रक्रम। सबसे पहले दोस्तों इसके प्रेशर और वॉल्यूम कर्व की अपन बात करें, वाई एक्स पे मैं प्रेशर लूँगा, एक्स अक्ष पे मैं वॉल्यूम लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी देर से जो अपन कर्व बना रहे थे ऐसा वाला, यहाँ पे जो स्टेम है, जो हीट है, वो स्टेट 1 में है, स्टेट 1 में है। यहाँ पे जो उष्मा है वो स्टेट 2 में पहुँच गई। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है। ये जो कर्व है यहाँ पे T बराबर कांस्टेंट है, T यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इस पे लंब डाल देता हूँ जैसा कि अपन डालते आ रहे हैं पहले भी। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं क्या, अगर ये आयत होता तो आयत का क्षेत्रफल अपन को पता है।
अगर ये वृत्त होता तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, यदि ये वर्ग होता तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है, लेकिन इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल हमें पता है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर कार्य का सूत्र अपन इस कर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करके ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करके निकालना ही पड़ेगा, यानी इसके क्षेत्रफल से हम कार्य का सूत्र नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल हमें पता नहीं होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कार्य का सूत्र अपन कैसे प्रतिपादित करेंगे उसे दोस्तों अपन समझते हैं, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा, W बराबर समाकलन P डॉट dv। इसे दे दे मैंने समीकरण नंबर 1। क्या दे दे? समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों अपन जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर mRT, ये आदर्श गैस समीकरण होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इसे आप जानते हो। द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मान ही होता है R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, और ये भी कांस्टेंट है, यानी कुछ वैल्यू रखता है। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है उष्मा का, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रक्रम है, तो इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। द्रव्यमान पहले से कांस्टेंट है, गैस नियतांक का मान पहले से कांस्टेंट रहता है, इस प्रक्रम के लिए तापमान भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, जब कांस्टेंट वैल्यू को आपस में गुणा करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो अपन बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए PV बराबर कांस्टेंट होता है। PV बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ से मैं P बराबर लिख सकता हूँ P बराबर C बटा V। यहाँ से मैं P बराबर क्या लिख सकता हूँ? C बटा V। इस V को मैं C के नीचे बटा में ले गया और ले जा सकता हूँ ऐसे, तो ठीक है। अब P का मान मैं यहाँ से कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ पे रख रहा हूँ। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर समाकलन का चिन्ह, P की जगह क्या लिखूंगा? C बटा V, और पीछे क्या है? dV। यहाँ पे जो समाकलन होगा वो V के सापेक्ष होगा, जिसके आगे D लगा रहता है, जिसके आगे D लगा रहता है उसी के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, उसी के सापेक्ष क्या किया जाता है? समाकलन किया जाता है, ठीक है। तो V के सापेक्ष समाकलन होगा, तो यहाँ पर V के अलावा जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को अपन बाहर ले लेंगे। तो C को मैंने बाहर ले लिया और 1 बटा V का समाकलन करेंगे dV के सापेक्ष। तो C और 1 बटा V का समाकलन होता है log V। log की जगह भी ln लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ln V। ln और log में क्या अंतर है? ln और log में क्या अंतर, ये बताता हूँ मैं पहले। तो यदि log का बेस e हो तो उसे अपन ln भी कह सकते हैं, और अगर log का बेस e के अलावा और कुछ भी हो तो फिर उसे log कहा जाता है, ठीक है। तो अगर बेस e हो तो log को क्या कहा जाता है? ln। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ln v। और लिमिट क्या लगेगी? आयतन कहाँ से जा रहा है? v1 से v2 जा रहा है, तो इसकी लिमिट लग जाएगी v1 से v2, ठीक है दोस्तों। तो c पहले अपर लिमिट रखेंगे, ln v की जगह v2 माइनस फिर ln v की जगह v1, ठीक है। ये ln बेस में है। इसके बाद c की जगह मैं वापस pv लिख सकता हूँ यहाँ से, तो c की जगह मैंने pv लिख दिया। और log a माइनस b का सूत्र होता है, मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं, log a माइनस log b, इसका सूत्र होता है log a बटा b। ये मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है, पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ln v1 माइनस v2 माइनस ln v1 को क्या लिख दूंगा? ln v2 अपॉन v1। तो यहाँ पे कार्य का सूत्र आ गया W बराबर PV ln v2 अपॉन v1, या PV की जगह C भी लिख सकते हैं, तो C ln v2 अपॉन v1। दोस्तों यहाँ पर कार्य का सूत्र कौन से प्रक्रम के लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी समतापीय प्रक्रम के लिए कार्य का सूत्र क्या गया? W बराबर या तो C ln v2 अपॉन v1 या PV ln v2 अपॉन v1, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर कुछ और कंसेप्ट हैं जो इस सूत्र से रिलेटेड है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो चले अपन आगे, तो आगे अपन चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में, ठीक है। या स्पेशल केस की जगह नोट डालो, वी नो दैट। दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा कि जो W होता है वो होता है C ln V2 अपॉन V1 या PV ln V2 अपॉन V1, ठीक है। दोस्तों हमने अभी पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV बराबर कांस्टेंट होता है। दोस्तों जब PV बराबर कांस्टेंट होता है तो P की जगह मैं P1 लिख दूं और V की जगह मैं V1 लिख दूं, तब भी कांस्टेंट आएगा। या मैं P की जगह P2 लिख दूं और V की जगह V2 लिख दूं, तब भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट आ रहा है सभी के बीच में, तो ये भी आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः जब PV बराबर भी कांस्टेंट आ रहा है, P1 V1 बराबर भी कांस्टेंट आ रहा है, P2 V2 बराबर भी कांस्टेंट आ रहा है, तो अपन इससे कह सकते हैं कि P1 और V1 भी किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकता हूँ, V2 इस V1 को मैं इसके नीचे बटा में ले गया, V2 के नीचे बटा में ले गया V1 को, तो यहाँ P1 के नीचे बटा में क्या जाएगा, P2। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ। हालांकि ये चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए, अब तो आप पॉलिटेक्निक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, चयन की तैयारी करने जा रहे हो। तो यहाँ V2 V1 को मैं इसके नीचे बटा में ले गया और P2 को मैं P1 के नीचे बटा में ले आया, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर क्या आ गया, P1 अपॉन P2 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे V2 अपॉन V1 की जगह अपन फॉर्मूले में P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। तो या W का सूत्र ये भी हो सकता है, W बराबर C ln P1 अपॉन P2 या PV ln P1 अपॉन P2। या दोस्तों C की जगह जैसे मैंने PV लिखा, तो PV की जगह मैं P1 V1 भी लिख सकता हूँ। तो P1 V1 ln P1 अपॉन P2 या P1 V1 की जगह मैं P2 V2 भी लिख सकता हूँ, P2 V2 ln P1 अपॉन P2, ये भी कार्य का सूत्र होता है। और यहाँ पे भी अपन C की जगह P1 V1 या P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो या W बराबर C की जगह क्या लिख दिया, P1 V1 और फिर ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1 या P1 V1 की जगह P2 V2 ln V2 अपॉन V1 भी अपन लिख सकते हैं। तो 3-4 तरह के सूत्र हो गए कार्य के, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए। तो तीनों चारों फॉर्मूले अपन को याद होना चाहिए। हालांकि एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हैं, कैसे बने हैं ये मैंने आपको समझा दिया। तो बस आप एक फॉर्मूला याद कर लेना और उससे सारे फॉर्मूले आप पेपर के अंदर बना सकते हो। जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहाँ उस फॉर्मूले का अपन यूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप इसे अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है अपना सेकंड ही फोर्थ, 3 पढ़ चुके हैं। पहला अपन ने कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पढ़ा। अब नंबर 4 पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसे दोस्तों हिंदी में बोला जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम? दोस्तों जो इसका डायग्राम बनता है
इसका जो कर्व बनता है वह भी आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही बनता है। किसकी तरह बनता है? आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही बनता है, बस इसमें थोड़ा झुकाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो कर्व तो वैसा ही बनेगा इसका। ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, यहाँ पे P1 V1 T1 और यहाँ पे P2 V2 T2। तो कर्व में तो कोई अंतर नहीं आएगा, बस झुकाव में अंतर आएगा, हल्का सा झुकाव ज्यादा रहेगा। किसका? एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो ये है, इस प्रक्रम के लिए हीट ट्रांसफर यानी उष्मा स्थानांतरण, इस प्रक्रम के लिए जो उष्मा स्थानांतरण होता है यानी dq जो होता है वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी हीट कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट रहती है तो इसके लिए dq बराबर क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके लिए P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में समतापीय प्रक्रम में अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा था अपन ने, वहां पे PV बराबर कांस्टेंट आ रहा था। वहां पे PV बराबर क्या आ रहा था? कांस्टेंट। किसके लिए है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम। ठीक है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए P V की पावर गामा बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जहां पे जो गामा होता है, जहां पे दोस्तों जो गामा होता है ये होता है एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा को क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक इंडेक्स कहा जाता है, यानी रुद्धोष्म नियतांक, हिंदी में बोले तो रुद्धोष्म नियतांक। और दोस्तों जो गामा का मान होता है, नोट डाल के लिख देता हूँ, जो गामा का मान होता है, गामा बराबर 1.4 होता है फॉर एयर बोले तो हवा के लिए जो गामा का मान होता है 1.4 होता है। ये अपन को ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज आता है। ठीक है, तो गामा का मान एयर के लिए कितना होता है? 1.4 होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना है। इसके लिए एक तो हीट ट्रांसफर, dq का मान 0 के बराबर होता है। इसके लिए एक PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। गामा एडियाबेटिक इंडेक्स कहलाता है, रुद्धोष्म नियतांक कहलाता है, और गामा का मान 1.4 होता है। किसके लिए? एयर के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस अपन आगे करते हैं। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और है इसके लिए, वह भी अपन को ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलें आगे। चले आगे। तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कॉन्स्टेंट होता है। T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। ये किसके लिए होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कॉन्स्टेंट, जहाँ T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, और गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है। यह आया कैसे है? इसका डेरिवेशन होता है, हालांकि डेरिवेशन अपने किसी काम का नहीं, क्योंकि अपने तो कंपटीशन एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा,
तो वहाँ डेरिवेशन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए एक बार मैं इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर साइड में देखना दोस्तों, पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से पी बराबर आ जाएगा सी बटा वी की पावर गामा। इसे मैंने समीकरण 1 दे दिया। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से पी बराबर क्या गया, इस वी की पावर गामा को मैं नीचे बटा में ले गया, तो सी बटा वी की पावर गामा। तो दोस्तों एंड हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से पी वी बराबर क्या होता है, एम आर टी होता है, एम आर टी होता है। तो एम कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो यहाँ पी वी जो है, पी की जगह मैं लिख देता हूँ, पहले तो लिख लो पी और वी किसके समानुपाती आ गया, पी इंटू वी किसके समानुपाती आ जाएगा, टी के समानुपाती आ जाएगा। किसके समानुपाती आ जाएगा, टी के समानुपाती आ जाएगा। किसके समानुपाती आ जाएगा, टी के समानुपाती आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे करो, अभी रहने दो, ऐसे चलने दो, चलो पी वी बराबर एम आर टी चलने दो। यहाँ पी का मान रख देता हूँ मैं, पी की जगह क्या लिख देता हूँ, सी बटा वी की पावर गामा बराबर एम आर टी, ठीक है। पी की जगह मैंने लिख दिया सी बटा वी की पावर गामा, वी की जगह वी आ जाएगा और इधर एम आर टी की जगह एम आर टी आ गया। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से मैंने पी का मान, समीकरण 1 से पी का मान मैंने समीकरण 2 में रख दिया। पी की जगह सी बटा वी की पावर गामा, वी की जगह वी और एम आर टी की जगह एम आर टी, ठीक है बच्चा। अब सी का सी, इस वी की पावर गामा को मैं हर से अंश में ले जा रहा हूँ। वी की पावर गामा को हर से कहाँ ले जा रहा हूँ, अंश में। जब भी किसी घात को अपन हर से अंश में ले जाते हैं तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अगर यहाँ घात के आगे प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये ऊपर जाते हैं, यानी अंश में जाते हैं, घात के आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर यहाँ पहले से माइनस होता तो ऊपर जाते क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो सी इंटू वी की पावर माइनस गामा लिख सकता हूँ मैं। वी की पावर गामा को अंश में ले गया हर से, तो वी की पावर गामा क्या हो जाएगा, वी की पावर माइनस गामा इंटू वी। यहाँ वी की घात कुछ नहीं लिख रहा तो यानी इसकी घात 1 है, 1 लिख सकते हैं अपन ऐसे। फिर यहाँ एम आर टी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सी वी की पावर माइनस गामा और वी की पावर 1, जब घातें दोनों आपस में गुणा में होती है तो घातों को अपन जोड़ देते हैं। तो यह गामा माइनस में 1 प्लस में, तो इसको मैं 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ। पहले 1 को लिख दिया और माइनस गामा को बाद में लिख दिया। तो सी इंटू वी की पावर 1 माइनस गामा बराबर एम आर टी। अब दोस्तों इस टी को मैं नीचे बटा में ला रहा हूँ, तो सी वी की पावर 1 माइनस गामा बटा टी, इधर क्या गया बराबर कांस्टेंट। एम कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस टी को मैं नीचे बटा में ले आया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये कांस्टेंट है अभी। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस टी को तो मैं इधर ले जा रहा हूँ, इस सी की जगह। टी को तो कहाँ ले गया, सी की जगह ले गया। इस सी को मैं नीचे ले आता हूँ और एक सी ऊपर पहले से है, और यहाँ वी की पावर 1 माइनस गामा। इस सी से ये सी कट जाएगा, या सी में सी का भाग लगाओगे तो सी आएगा, एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। सी में सी का भाग काटो में तो चलो, कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सी में सी का भाग लगाओगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, वो सी लिख दिया मैंने। फिर टी बटा, अब इस वी की पावर 1 माइनस गामा को मैं नीचे बटा में ले जा रहा हूँ, वी की पावर 1 माइनस गामा, यानी कि इसकी वी की पावर 1 माइनस गामा को मैं उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखना, इसके बाद इधर देखना, इस v की पावर 1 माइनस गामा को मैं ऊपर ले जाऊंगा, हर से कहाँ ले जाऊंगा, अंश में। तो माइनस गामा तो प्लस का बन जाएगा और प्लस का एक माइनस का बन जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा t इंटू वी की पावर, यहाँ 1 माइनस गामा है, ऊपर ले जाता है क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 और बराबर इधर क्या है, कांस्टेंट। तो t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। आया कैसे, ये मैंने पूरा डेरिवेशन करके आपको बता दिया। हालांकि डेरिवेशन अपने कुछ ही काम का नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, अपन को बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन सही है, और ऑप्शन में दे देगा ये वाली, तो ये वाली जहाँ पे भी ऑप्शन में अपन को नजर आ जाएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें याद रहनी चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले पॉइंट की अपन बात करें
तो T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब ये दोनों इक्वेशन कांस्टेंट के बराबर है तो दोनों इक्वेशन आपस में भी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 कह सकते हैं। अब इस T2 को मैं नीचे बटा में ला रहा हूँ, तो T1 अपॉन T2 बराबर, या ऐसे ही करो, T2 को यहीं रहने दो और T1 को इधर नीचे बटा में ले जाओ। तो T2 अपॉन T1 बराबर इधर V1 और इधर V2, V1 अपॉन V2 की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी कि T2 अपॉन T1 किसके बराबर होता है, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये वाली इक्वेशन भी अपन को याद रहनी चाहिए, रिमेंबर रहनी चाहिए, और ये वाली इक्वेशन भी अपन को याद रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक इक्वेशन और होती है, वॉल्यूम की जगह अपन प्रेशर में चेंज करें इसे, तो T2 अपॉन T1 बराबर, यहाँ V1 आ रहा है, अगर वॉल्यूम की जगह अपन प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी डेरिवेशन होता है। वो डेरिवेशन में किसी काम का नहीं है। जब प्रेशर की फॉर्म में याद रखना हो तो ये इधर V1 है, तो यहाँ V1 की जगह P1 मत करना, P2 करना। यहाँ V2 है तो V2 की जगह यहाँ पे P2 मत करना, P1 करना। यानी यहाँ तो T2 अपॉन T1 2 ऊपर आ रहा है तो वॉल्यूम में 1 ऊपर आ रहा है, लेकिन प्रेशर में, टेम्परेचर में T ऊपर 2 ऊपर आ रहा है तो प्रेशर में 2 ही ऊपर आ रहा है। तो P2 अपॉन P1 बराबर की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आएगा केवल की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, T2 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1। यानी वॉल्यूम में अगर बात करें इक्वेशन की तो यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, लेकिन प्रेशर में यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। तो ये इक्वेशन भी अपन को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रकार की इक्वेशन है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और इक्वेशन भी आपको ध्यान रह जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कार्य का सूत्र प्रतिपादित नहीं किया है। ठीक है, कार्य का सूत्र इसके लिए क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं वर्क के फॉर्मूले की। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। 3-4 क्लासें और लगेगी थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें अपनी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उन सभी के अपन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके क्वेश्चन भी दूंगा और अपन यहाँ क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा उसमें यदि कोई आपको डाउट आता है तो डाउट क्लास में आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस, स्पेशल केस में दोस्तों जो वर्क का फॉर्मूला होता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इसके सूत्र, इसका फॉर्मूला का सूत्र अपन को डेरिवेशन नहीं करना, उसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है और डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन का क्या करेंगे अपन को, तो एग्जाम फाइट करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर फाइट करना है। ठीक है, डेरिवेशन अपन के कुछ काम आ नहीं रहे। ठीक है, तो इसका वो जो फॉर्मूला होता है कार्य का, वो फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा माइनस 1। जो कार्य का सूत्र होता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, उसके लिए कार्य का सूत्र क्या आता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा माइनस 1। ठीक है, अगर किसी आत्मा को इसका डेरिवेशन समझना हो तो आपकी पोलोटेक्निक की बुक में भी दे रखा होगा और जो स्टैंडर्ड बुकें आती है उसमें भी दे रखा है, और मैं बता भी देता हूँ कैसे डेरिवेशन आपको करना है। दोस्तों अपन जानते हैं W बराबर क्या होता है, समाकलन P डॉट dV होता है। ठीक है, और दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, P V की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से P बराबर क्या जाएगा, C बटा V की पावर गामा जाएगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 2 से P का मान अपन यहाँ रख देंगे, W बराबर समाकलन C बटा V की पावर गामा इंटू dV। फिर दोस्तों समाकलन करेंगे
तो सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो फिर 1/v की पावर गामा dv का समाकलन करेंगे और लिमिट लगा देंगे v1 से v2। फिर समाकलन करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद c का मान पुट करेंगे, pv बराबर nRT से mRT से, फिर आगे सोल्व करेंगे, जब जाके कार्य का सूत्र का डेरिवेशन का फॉर्मूला ये आएगा। लेकिन डेरिवेशन अपने किसी काम का नहीं है, आएगा कैसे ये मैंने आपको समझा दिया। गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है, रुद्धोष्म नियतांक है, एयर के लिए इसका मान 1.4 होता है। P1 प्रेशर है स्टेट पृष्ठ पे, V1 वॉल्यूम है स्टेट पृष्ठ पे, P2 प्रेशर है स्टेट सेकंड पे, V2 वॉल्यूम है स्टेट सेकंड पे। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक तो जो गामा का मान होता है, एक गामा का मान एयर के लिए 1.4 होता है, इसका एक सूत्र भी होता है, गामा बराबर होता है CP/CV। गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर होता है दोस्तों CP/CV। ठीक है, CP क्या है, CP जो है वो विशिष्ट उष्मा है स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर क्या है, विशिष्ट उष्मा है। ठीक है, ये स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। और जो CV है वह है स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा CP और स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा CV। गामा बराबर होता है CP/CV। दोस्तों CP का जो मान होता है वो 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन होता है। CP का मान क्या होता है, 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, ये मात्रक होता है, मात्रक अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो CV का मान होता है वो होता है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। किसका मान ज़्यादा है, CP का मान ज़्यादा है, तो CP का जो मान होता है वह ज़्यादा होता है किससे, CV से। यानी स्थिर दाब पर जो विशिष्ट उष्मा होगी उसका मान ज़्यादा होता है स्थिर आयतन की विशिष्ट उष्मा से। कितना होता है यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नोट नंबर 3 की अपन बात करें, फर्स्ट इस सेकंड ये मान लो इनकी वैल्यू का वाला। थर्ड अपन बात करें तो CP-CV, CP-CV जो होता है ये कैपिटल R के बराबर होता है। CP-CV जो होता है ये कैपिटल R के बराबर होता है। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक, गैस नियतांक। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान होना चाहिए, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रहना चाहिए। CP-CV R के बराबर होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, CP का मान इतना होता है, CV का मान इतना होता है, CP का मान CV से ज़्यादा होता है, और गामा बराबर CP/CV होता है। तो दोस्तों इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो 4 प्रक्रम अपन ने पढ़ लें, अब लास्ट प्रक्रम की अपन बात करेंगे। हर प्रक्रम के लिए कार्य का सूत्र अपन निकाल रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करी, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करी, उसके बाद हमने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात करी जिसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन ने एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करी। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 5, वह है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। नंबर 5 कौन सा है, नंबर 5 है पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोला जाता है बहुविधि प्रक्रम, बहुविधि प्रक्रम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, कुछ भी नहीं होता। जो भी हमने रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा उसमें गामा की जगह सब जगह इसमें कोई दूसरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट आ जाता है। तो सबसे पहले तो जो अपन को ध्यान रखना है वह है, इसके लिए Pv/n बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, Pv/n बराबर कांस्टेंट। वहां पे
पी वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट था, यहाँ पे घात गामा की जगह क्या आएगी, घात एन आ गई। और दोस्तों जो एन का मान होता है वह गामा से तो कम होता है लेकिन 1 से ज़्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एन का मान होता है वह गामा से तो कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है। एन को यहाँ पे कहा जाता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स यानी बहुविधि नियतांक, बहुविधि नियतांक। ठीक है, इसके लिए कार्य का जो सूत्र आएगा, W का जो फॉर्मूला आएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वो क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2, वहाँ बटा गामा माइनस 1 आता था, यहाँ गामा की जगह क्या जाएगा, N माइनस 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, N माइनस 1, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2 बटा N माइनस 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अपन को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है ये अपन को याद रखनी है। एक तो P V की घात N बराबर कांस्टेंट होता है, एक N का जो मान होता है वो 1 से गामा के बीच होता है, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बटा N माइनस 1। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी हिंदी में बोले तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और दोस्तों ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी बंदे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके डाउट को मैं अगली क्लास में सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं जो JEE की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि सभी के पास ये सूचना पहुंच सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि जब भी कोई सेशन अपने द्वारा अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।